खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आकर अपनी सदस्यता खो चुके आप विधायकों ने आज दिल्ली हाईकोर्ट से अपनी याचिका खारिज होने से पहले ही वापस ले ली। अब विधायक इस मामले में दोबारा कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि जब विधायकों ने कोर्ट में अर्जी लगाई उस वक्त चुनाव आयोग राष्ट्रपति के पास विधायकों को अयोग्य करार करने की सिफारिश भेज चुका था। कल ही राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी, संडे को, रविवार को। इसके बाद कोर्ट अर्जी को खारिज करने लगा तो विधायकों ने अपनी अर्जी वापस ले ली। लाभ के पद पर होने के कारण आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया था, जिसके बाद पार्टी ने चुनाव आयोग पर पीएमओ का लेटर बॉक्स और पीएम मोदी का एजेंट होने तक का आरोप लगाया था। बीजेपी के बड़े नेता यशवंत सिन्हा भी इसे तुगलकशाही फरमान बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको अदालत और इलेक्शन कमीशन में अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। वो आरोप यह भी लगा रहे हैं कि राष्ट्रपति ने इस मामले में इंसाफ नहीं किया। तो आरोप आपकी सरकार के खिलाफ साजिश का लग रहा है। क्या उसमें दम है? मिनी चुनावों की तरफ बढ़ रही दिल्ली के 20 विधायकों की कुर्सी जाने के बाद अब आम आदमी पार्टी का क्या होगा? यही हमारा आज का सवाल। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के एतमाद पर खतरा बरकरार। आपके 20 असेंबली अरकान की मेंबरशिप रद्द। सदर जमहूरिया ने मंजूर की सिफारिश। फायदे वाले ओहदे के लिए बदनाम हुई आप। अब आपका क्या होगा? फायदे के ओहदे मामले में फंसी आम आदमी पार्टी के 20 मेंबरान असेंबली की रुकनियत रद्द हो गई है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने असेंबली मेंबरान को नाअहल करार देते हुए इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर मोहर लगा दी है। वहीं आम आदमी पार्टी के नाअहल करार मेंबरान असेंबली ने दिल्ली हाई कोर्ट से अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। अब असेंबली अरकान इस मामले में दोबारा दरख्वास्त दाखिल करेंगे। समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोर्ट को बताया गया कि जब मेंबरान असेंबली ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की उस वक्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदर के पास मेंबरान असेंबली को नाअहल करार देने वाली सिफारिश भेज चुका था, जिसे सदर जमहूरिया ने मंजूर कर लिया है। से ही कह रहा हूं कि ये बहुत ही अन्यायपूर्ण फैसला है और लोकतांत्रिक संस्थाओं का, संवैधानिक संस्थाओं का किस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है मोदी जी की सरकार में, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। अभी कुछ दिनों पहले देश के सर्वोच्च न्यायालय के 4 प्रतिष्ठित न्यायाधीशों ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। ये उसी का एक उदाहरण है। 23 जून को यही चुनाव आयोग खुद पत्र लिखकर कहता है कि आपको सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा और बगैर सुनवाई किए एक तरफा नियम, कानून, संविधान को ताक पर रखकर हमारे 20 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। ये निश्चित रूप से अपने मालिक नरेंद्र मोदी जी को खुश करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक तरफा फैसला किया है। नंबर 1। वहीं इस मामले में दिल्ली कांग्रेस सदर अजय माकन का कहना है कि ये बीजेपी की मिली भगत का मामला है। वहीं दिल्ली बीजेपी सदर मनोज तिवारी का कहना है कि अब आम आदमी पार्टी को जनता की अदालत में आना चाहिए। हम लोगों का ये कहना है कि भ्रष्टाचार में लिप्त केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए केजरीवाल को अपने मंत्री पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। आधा मंत्रिमंडल केजरीवाल साहब का भ्रष्टाचार के अंदर हट चुका है और आज 20 विधायक भ्रष्टाचार की वजह से इलेक्शन कमीशन ने इनको हटाने के लिए कहा है। और यही निर्णय अगर 1 महीना पहले आ जाता राज्यसभा चुनाव से पहले, तो ये राज्यसभा चुनाव से पहले ही ये पार्टी टूट जाती, ये पार्टी खत्म हो जाती। भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन ने इनको फायदा पहुंचाया है। अब तो स्पष्ट है कि इन लोगों को चुनाव आयोग ने एक आईना दिखाया है कि जो अगर सत्ता में आप आना चाहते हो तो आपको संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा। क्यों जा रहे हो हाई कोर्ट? चुनाव आयोग ने आपको डिस्क्वालीफाई किया, महामहिम राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग की सिफारिशें मानकर आपको अयोग्य करार दिया। तो अब हाई कोर्ट मत जाइए, अब जनता की अदालत में चलिए। बीजेपी हलीफ जमात शिवसेना के तर्जुमान संजय राउत का कहना है कि फायदे वाले ओहदे के लिए ही तो सियासी पार्टी काम करती है। ये इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए। चुनाव आयोग से जो हुआ है कार्रवाई, मैं ये नहीं मानता हूँ कि कोई गलत कार्रवाई है। तो ये पूरा राजनीति प्रॉफिट एंड लॉस का ही खेल बन गया है। अगर प्रॉफिट नहीं होता तो चुनाव
चाहे देश का हो, चाहे राज्य का हो, चाहे किसी ग्राम पंचायत का हो, आज लाखों करोड़ों रुपए का जो खेल चलता है वो कहाँ से आता है? वो भी तो एक प्रॉफिट से आता है। का खेल प्रॉफिट के बगैर नहीं होता है। तो चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर भी ध्यान देना चाहिए। भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी गंगोत्री हमारी चुनाव प्रक्रिया है। फायदे के ओहदे पर होने की वजह से आम आदमी पार्टी के 20 मेंबरान असेंबली को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया था। सदर रामनाथ कोविंद ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी है, जिससे आपके 20 एमएलए की रुकनियत मंसूख हो गई है। वहीं अब आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो आम आदमी पार्टी का अब होगा क्या? और सबसे बड़ी बात यह कि जिस मिनी इलेक्शन की तरफ अब दिल्ली बढ़ रही है, उसका असली जिम्मेदार कौन है? तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अक्षय मराठे हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर वो नजर आएंगे। अशोक गोयल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। प्रेरणा सिंह कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही साथ एसके शर्मा साहब, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हैं, सेक्रेटरी रहे दिल्ली विधानसभा में, लोकसभा में। और ये जो याचिका दायर हुई थी इन आम आदमी पार्टी के विधायकों की सदस्यता रद्द करने की, इसके पीछे जो दिमाग था कहा जाता है वो एसके शर्मा का ही था। और साथ ही साथ अब्दुल गफूर साहब हमारे साथ हैं, एक्स मिनिस्टर हैं बिहार सरकार के, आरजेडी के स्पोक्स पर्सन हैं, एमएलए हैं। वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। सबसे पहले अशोक गोयल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, साफ तौर पर यशवंत सिन्हा जो आरोप लगा रहे हैं उसको किस तरह से आपकी पार्टी देखती है? और यही आरोप आम आदमी पार्टी का है कि हमें अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला, ना तो इलेक्शन कमीशन में, ना राष्ट्रपति के पास। इसीलिए यशवंत सिन्हा, जो कि आप ही की पार्टी के नेता हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि राष्ट्रपति से भी, प्रेसिडेंट के पास भी इंसाफ नहीं हुआ इस मामले का। संडे को फैसला ले लिया गया, फ्राइडे को इलेक्शन कमीशन रिकमेंडेशन भेजता है और संडे को छुट्टी के दिन यह फैसला ले लिया जाता है कि भाई ये अयोग्य है, इनकी विधायकी खत्म की जाती है। नहीं, देखिए, इस पूरे मामले को अगर आप ठीक परिप्रेक्ष में देखें तो जो अरविंद केजरीवाल है वो बिगिनिंग से जो हमारे भारत का संविधान है उसमें उनकी कोई आस्था नहीं रही। समय समय पर संविधान की धज्जियां उड़ाना उनका काम रहा है। अगर आप देखिए इसको, उनकी सरकार 14 फरवरी को बनी और मार्च 13 को उन्होंने अपनी पार्टी को बचाने के लिए 21 विधायकों को पार्लियामेंट सेक्रेटरी बना दिया। आप देखिए कि दिल्ली के अंदर एक संविधान है, ये जो दिल्ली मेंबर लेजिस्लेटिव एक्ट है 1997 का जी, ये साफ तौर पर कहता है कि आप कोई भी पार्लियामेंट सेक्रेटरी एक्सेप्ट सीएम ऑफिस, वो भी सीएम ऑफिस के साथ, उसके अलावा वो उसके अलावा नहीं बना सकते। ये साफ तौर से संविधान में मंत्री हो सकते हैं, ये लिखा हुआ है, मिनिस्टर्स हो सकते हैं, ये लिखा हुआ है उसमें। लेकिन उसकी धज्जियां उड़ा दी उन्होंने, उड़ा के उन्होंने उसको बना दिया। उसके बाद जब आप देखिए कि सवाल उठे, प्रशांत पटेल जो कि इस पूरे संविधान को के जानकार थे, उन्होंने जब पिटीशन फाइल की तो आप देखिए उन्होंने पिटीशन फाइल की 13 जून को और 24 जून को ये विधानसभा के अंदर एक बिल लेकर आए, जैसे कि जब कोई आदमी क्राइम करता है तो क्राइम करने के बाद जब वो अपने खून के धब्बे मिटाता है, उसी तरह का एक इन्होंने पोस्ट फैक्टो लेकर आए। अगर इन्होंने कुछ गलत नहीं किया था तो इनको क्या लाने की जरूरत थी, अगर ये इतने पाक साफ थे। और दूसरा आप ये देखिए कि इन विधायकों ने इनको ऑफिस दिए गए, कई विधायकों को तो एक नहीं, 2-2, 3-3 ऑफिस दिए गए। ये सारी बातें तो क्लियर तब होती ना जब इलेक्शन कमीशन में इन्हें अपनी बात रखने का मौका मिलता। आम आदमी पार्टी तो ये करिए, ना तो इलेक्शन कमीशन ना राष्ट्रपति के पास हमें तो अपनी बात कहने का मौका ही नहीं दिया गया, एक तरफा फैसला ले लिया गया। समीर जी, मैं आपको यही कह रहा हूं कि जो व्यक्ति बच्चों की कसम खाया हो कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, वो राजनीति में आ गया। जिसने मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रहा हूं। इलेक्शन कमीशन से उन्होंने इस ऑर्डर में हाई कोर्ट में लिखा 11 बार इन लोगों को मौका दिया गया है। ये सफेद झूठ बोलने में इतने माहिर लोग हैं, बच्चों की झूठी कसम खा सकते हैं, एफिडेविट ये दे सकते हैं, कांग्रेस का हम समर्थन नहीं लेंगे, समर्थन लेकर सरकार बना सकते हैं। शीला दीक्षित के खिलाफ 600 पेज का एफआईआर दर्ज कराने के बाद
3 साल हो गए मुख्यमंत्री बने हुए, शीला दीक्षित का नाम नहीं लेते हैं ये लोग। गुजरात के अंदर जाकर कहते हैं कि सेकुलर ताकतों को मजबूत करो, कांग्रेस को जिताओ। ये सफेद झूठ बोलने में इतने माहिर लोग हैं। 11 बार इलेक्शन कमीशन ने इन लोगों को मौका दिया और उसके बाद आज जब संविधान, जो बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है, उसकी जीत हुई है और उस जीत को ये नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नाम डालकर ये इस तरह की हरकतें करते हैं। अक्षय मराठे साहब, अक्षय मराठे संस्थाओं की, ठीक है गोयल साहब, धज्जियां उड़ा रहे हैं, ठीक उनकी है, गरिमा को कम कर रहे हैं ये लोग। अक्षय मराठे आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, मैं आपसे जानना चाहूंगा, दरअसल ये कुल्हाड़ी आप लोगों ने खुद अपने पैर पर मारी और उसकी वजह यह रही क्योंकि वो वक्त था जब योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को आप लोगों को पार्टी से निकालना था। तो आपको डर था कि कहीं आम आदमी पार्टी टूट ना जाए, कुछ विधायक उस खेमे में ना चले जाएं, इसलिए आपने सबको रेवड़ियां बांट दी। आप जान रहे थे कि आप गलती कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपने यह कदम उठाया। आज जब आपको भुगतना पड़ रहा है तो आप ठीकरा नरेंद्र मोदी के सिर फोड़ रहे हैं, जैसा कि आप हमेशा करते हैं। क्या यह सच है बात? नहीं, ये बात बिल्कुल सच नहीं है। मैं शुरुआत से आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं। पहली बात तो जब 13 मार्च को हमने 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी संसदीय सचिव अपॉइंट किए, वो इसीलिए नहीं किए कि पार्टी से किसी को निकाला नहीं निकाला, वो पार्टी का अंदरूनी मामला था। दिल्ली एक छोटा राज्य है, इसमें 7 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट है 30-35 के करीब। हमने सोचा कि हमारे जो MLAs है वो इतने जुझारू है, बहुत काम करते हैं ग्राउंड पे, अगर वो मंत्रियों को पॉलिसी पे मॉनिटर करने के लिए हेल्प कर सके तो इसमें क्या बुराई है। उनको कोई पैसे नहीं दिए थे, उनको कोई पर्क्स नहीं दिए थे। बिल्कुल जो ऑर्डर कहता है, दिल्ली असेंबली का ऑर्डर जिसके तहत इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, वो ऑर्डर भी बिल्कुल साफ है। वो ऑर्डर ये कहता है क्लियरली कि ना इनको कोई पैसा दिया जाएगा, ना इनको कोई गवर्नमेंट के पर्क्स दिए जाएंगे। ऐसे में अगर दिल्ली सरकार ये कदम उठाती है कि मंत्रियों की मदद के लिए दिल्ली के जुझारू MLA अगर उनको मदद करे, तो इसमें बुराई क्या है? पहली बात यह है। दूसरी बात, तो आपके जो जुझारू MLA थे वो बिना पोस्ट लिए मदद करने को तैयार नहीं थे क्या दिल्ली की जनता के? कैसी बात आप कर रहे हैं? आप जो कदम उठाएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही तो उठाएंगे ना। बात नहीं है ये, आपको ये पोस्ट की बात आप जब 7 मंत्री से ज्यादा नहीं बना सकते तो नहीं बना सकते, आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का पद नहीं दे सकते। देखिए ये बात को समझिए, के लिए आपको फिर कानून में बदलाव करना पड़ा, रेट्रोस्पेक्टिव मोड में जाना पड़ा। एक मिनट मैं आपको उस पे भी आता हूं। देखिए 2006 में शीला दीक्षित जी ने उनके 14 MLAs को अलग अलग पोस्ट दे करके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला चार्ज उन पे भी आया था। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली बिल को अमेंड करके उन सारे पोजीशंस को एग्जेम्प्ट कर लिया ताकि उन पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना लगे। दिल्ली सरकार 2015 आम आदमी पार्टी जब सरकार में आई, उन्होंने बिल्कुल वही किया जो शीला दीक्षित जी ने किया था। तब वो संवैधानिक था, आज हमने किया तो वो असंवैधानिक है। दूसरी बात, मैं ये भी यही तो बात है ना, आपको वो नहीं करना था जो शीला दीक्षित ने किया था। तब के क्योंकि यही सारे वादे कस्में खाकर तो आप सत्ता में आए थे, तो आपको वो नहीं करना था ना जो शीला दीक्षित ने किया था। भाई नहीं, यही तो गलती है। अगर सबको पता है 2006 में क्या बात है, अगर सरकार चलाने के लिए जो काम आम आदमी पार्टी को करने जरूरी है, अगर वो असंवैधानिक, देखिए शीला दीक्षित जी के समय तब के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने उस बिल पे साइन कर दिया, जिसके कारण उनके MLAs को प्रोटेक्शन मिल गया। अब आप ये देखिए दिल्ली की सियासत, जहां आम आदमी पार्टी सरकार ने बिल्कुल वही अमेंडमेंट लाया जो उन्होंने लाया था। तब की सरकार ने, जो तब के प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी साहब, इन्होंने उस बिल पे साइन करने से मना कर दिया। इसका मतलब यहां कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को फंसाने के लिए बिल्कुल 2015 से ही साजिश हो रही है। लेकिन एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस केस को जब सुनवाई करी तो उन्होंने बोला कि क्योंकि इन पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की अपॉइंटमेंट में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साइन ही नहीं हुए, इसीलिए ये सारे अपॉइंटमेंट्स एब इनिशियो वॉइड है, जिसका लीगल मतलब ये होता है कि ये सही बात है ना, कभी हुए ही नहीं। तो ये सही बात है ना, LG से मंजूरी तो आपको लेनी पड़ेगी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कैसे लग सकता है? संविधान के हिसाब से तो चलना पड़ेगा ना। प्रेरणा सिंह जी हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी से। तो प्रेरणा जी ये बताइए सर, नैतिक मैं ये कह रहा हूं, ग्राउंड क्या है कांग्रेस पार्टी मैं ये कह रहा हूं, मान लिया 2006 में LG ने मंजूरी नहीं दी, ठीक है, अगर मंजूरी नहीं दी, ठीक है अक्षय ठीक है, मैं आऊंगा फिर आपके पास। प्रेरणा जी, अवैध है, अगर ये अपॉइंटमेंट कभी हुए ही नहीं तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो नहीं होगा ना।
ठीक है प्रेरणा जी, मॉरल ग्राउंड क्या है कांग्रेस पार्टी के पास जो आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा तक मांग रहे हैं, जबकि 2006 में शीला दीक्षित की सरकार ने 19 विधायकों को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया था। अगर शीला दीक्षित सरकार ने कुछ भी असंवैधानिक किया होता तो आज हमारा भी वही हश्र होता जो आम आदमी पार्टी का हो रहा है। हाँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब शीला दीक्षित जी ने जो भी किया वो संविधान के दायरे में रहकर किया और जो ठीक था वो किया। आम आदमी पार्टी का जो विश्वास है वो ना तो हिंदुस्तान के कानून पे है, ना ही संविधान पे है, ना ही एजेंसीज पर है, यहाँ तक कि वो राष्ट्रपति तक पर भी उंगली उठा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये बात बतानी पड़ेगी ना कि अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं वो शीला दीक्षित कर चुकी हैं। बस शीला दीक्षित जी ने को एलजी से मंजूरी मिल गई थी, राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई थी, अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली करके किया। लेकिन आम आदमी पार्टी अपने आप को कानून से, संविधान से, सिस्टम से सबसे ऊपर मानती है। जब ये लोग सत्ता में आए थे, जब ये लोग राजनीतिक पार्टी बनकर बने थे, इन्होंने कहा था कि हम कोई भी लाभ का पद नहीं लेंगे, यहाँ तक कि सरकारी बंगले और गाड़ियां भी नहीं लेंगे। हाँ। आज अगर दिल्ली में सबसे बड़े बंगले किसी के पास हैं तो वो मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी के पास है। अगर इन्हें मॉनिटरिंग करने के लिए कुछ विधायक चाहिए थे, जो इनके जैसा कि आपने भी कहा जो जुझारू विधायक हैं, तो वो बिना पद के क्या वो काम नहीं कर रहे थे? ये बड़ी सोचने वाली बात है। वो तो बिना पद के भी मॉनिटरिंग करते, बिना पद के भी काम करते, उसके लिए उन्हें सरकारी दफ्तर, सरकारी गाड़ियां लेने की क्या जरूरत थी? तो ये तो है अक्षय, अब तो बीजेपी और कांग्रेस एक साथ आ ही जाएंगे। जहां आम आदमी पार्टी का मसला आएगा तो आएंगे ही साथ में। जी, ये वो लोग ये तो होना ही है, जो बड़ी ईमानदारी की राजनीति की बात करते थे। जब ये लोग सत्ता में आए तो सबसे पहले जो इनका प्रपोजल था वो ये था कि इनकी तनख्वाह जो है, विधायकों की तनख्वाह 400 गुना बढ़ा दी जाए। मतलब ये किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं? जिस लोकपाल के मुद्दे को ये लेकर आए थे वो किस कोने में पड़ा है किसी को आज नहीं पता। अगर जितनी चिंता इन्होंने अपने विधायकों की और अपने मंत्रिमंडल की है, अगर उससे 10% चिंता भी ये दिल्ली की जनता की कर लेते तो आज दिल्ली के हालात बहुत बेहतर होते। मगर इन्हें ठीक है। एसके शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हैं, और प्रशांत पटेल जिन्होंने ये याचिका दायर की जिसके बाद ये विधायक अब पूर्व विधायक हो गए। कहीं ना कहीं इस याचिका के पीछे दिमाग एसके शर्मा साहब का माना जाता है। शर्मा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये बात सीधे सीधे, अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो इससे पहले सरकारों ने नहीं किया? ये सारी बातें मानी जा सकती है कि भाई एलजी ने मंजूरी नहीं दी, राष्ट्रपति ने कैंसिल कर दिया तो खत्म हो गया मामला, अब उसके खिलाफ आप आवाज नहीं उठा सकते। लेकिन ये कोई नई बात तो है नहीं, ये सियासत में पहले भी होता आया है, दिल्ली में भी पहले ही होता आया है, आप तो बखूबी जानते होंगे। मैं आपका उत्तर देने से पहले कुछ पॉइंट्स बड़े क्लियर कर दूं, कोई कृपया मेरे को डिस्टर्ब मत करिए। मैं 40 साल से संविधान पढ़ रहा हूं और पढ़ा रहा हूं। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो। अब मेरी बात सुन लीजिए आप। ये जो फाइल होती है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाली, वो फाइल संविधान निर्माताओं ने ये डिसाइड किया कि यदि लाभ के पद का मामला आता है किसी सांसद या विधायक के खिलाफ तो उसका निर्णय राष्ट्रपति करेंगे और वो केवल चुनाव आयोग से पूछ के करेंगे। ये भी निर्णय किया कि ये मामला और ये फाइल केवल और केवल निर्वाचन सदन और राष्ट्रपति भवन के बीच में रहेगी। कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई कैबिनेट, कोई बीच में नहीं आएगा। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं, और वही होता रहा है, ये संवैधानिक व्यवस्था है। दूसरी बात मैं करता हूं कि दिल्ली के संसदीय सचिवों के नियुक्ति पत्र में क्या लिखा है। दिल्ली के संसदीय सचिवों के नियुक्ति पत्र में लिखा है कि आपको ऑफिस देंगे, बैठने की व्यवस्था शब्द इस्तेमाल किया है, उसका मतलब ऑफिस ही होता है कि हम आपको ऑफिस देंगे जी। दूसरी बात लिखी है हम आपको गाड़ी देंगे, ठीक है। तो ऑफिस दिए, फर्निश करके दिए, उसमें 14-15 लाख रुपए की कुर्सियां लगाई गई, वो कमरे बनाए गए, वो ठीक है, ऑफिस मिल गए। इसी तरह जब आप गाड़ी है, गाड़ी ली नहीं है किसी ने, मैं कह सकता हूं जहां तक मेरा अनुभव है, किसी ने ली नहीं, लेकिन गाड़ी के हकदार बनाए गए, गाड़ी यूजेबल थी उनके लिए, और जब गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते थे तो इसका मतलब है कि चालक भी होगा, पेट्रोल भी होगा, मेंटेनेंस भी होगी, वीरंटियर भी होगा। बिल्कुल, ये सारी चीजें लाभ है। तो जिक्र है बाकायदा अपॉइंटमेंट लेटर में। चौथी बात, आप पुरानी अपॉइंटमेंट लेटर में जिक्र है ऑफिशियल ट्रांसपोर्ट का कि दिया जाए। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं, तो गाड़ी दी ना उनको, भाई गाड़ी दे दी, दफ्तर दे दिया। अब मैं हाँ नहीं
देखिए दी नहीं है, हकदार बनाया। जब आप हकदार बनाते हैं किसी को, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आ जाता है। ये जया बच्चन का केस है। अब सुनिए, आप पास्ट की बात कर रहे हैं आप कि पहले हुआ था। कोई पोस्ट पहले नहीं थी, ये ना कोई पोस्ट आज है। मुझे इतिहास में जाना पड़ेगा, मुझे आप चंद मिनट दें तो मैं समझा देता हूं। 1995 में साहब सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए। साहब सिंह जी के पास 5-7 हजार आदमी रोज मिलने आता था, उनका कमरा भरा रहता था, वो कार्य नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने मेरे को बुलाया और मेरे से कहा कि भाई मैं एक अपने विधायक को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना दूं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। मैंने कहा सर ऐसी कोई पोस्ट नहीं है दिल्ली में, आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नहीं बना सकते। कि कैसे बना सकते हैं? मैंने कहा आपको पहले केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी और इस पद को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे से बाहर रखने का कानून पास करना पड़ेगा। कि वो कर देते हैं। मैं कह जी वो आसान काम नहीं है, उसमें 8-10 महीने 1 साल भी लग सकता है। तो उन्होंने कहा यार कोई आसान सा तरीका बताओ। मैं कहा जी आसान सा तरीका तो मैं बता देता हूं, पर वो लीगल तरीका नहीं है। कहने के क्या है? मैंने कहा विपक्ष के नेता हैं कांग्रेस के जगपुरेश चंद्र, वो अलग तरीके की राजनीति करते हैं, 82 साल के बुजुर्ग हैं। आप उनसे रिक्वेस्ट करके उनसे परमिशन ले लीजिए, वो एतराज नहीं करेंगे, आपका पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बन जाएगा। उन्होंने यही किया। उन्होंने कहा ठीक है यार, ये गए, उन्होंने उनके घुटने, उन्होंने कहा ओके आप बना लो। बाद में उन्होंने एलजी को बता दिया कि ऐसे ऐसे इन्होंने मंजूर, वो बन गए। जब शीला जी आई तो उन्होंने उसी तरज पर उनसे कहा कि भाई हमने आपका मंजूर किया था, आप एक हमारा मंजूर कर दो। तो ये मंजूरी हो गई। लेकिन शीला जी ने एक अच्छा काम ये किया कि अपनी पार्टी में चर्चा भी की, उपराज्यपाल को भी बताया और केंद्र सरकार को भी लिख दिया। मुझे जवाब देने का एक मौका दीजिए। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। यानी जो इससे पहले हुआ उसमें आम सहमति बनाई गई, यहां पर नहीं बनाई गई, जिसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। रिफत जावेद हमारे साथ हैं। समीर जी मुझे कुल मिलाकर क्या अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है अरविंद केजरीवाल? समीर जी मुझे रिस्पॉन्ड करने दीजिए। एक मिनट अक्षय, एक सवाल पहले सबसे ले लूं फिर मैं आऊंगा जी। टेक्निकल ग्राउंड पे तो इनसे गलती हुई है और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे ख्याल में इनके जो मार्च के बाद के जो एक्शन अगर आप देखें तो उससे ये जाहिर होता है कि इनकी गलती थी, तभी तो इन्होंने वो एक्ट को अमेंड करने के लिए वो कानून लेकर के आए थे। ये अलग बात है कि उसको मंजूरी नहीं मिली। यहाँ पे देखिए जैसा कि अभी शर्मा जी ने बताया कि देखिए जब आप अपोजिशन में होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, आपका एक अलग रोल होता है। जब आप इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ आते हैं, और मैंने इसके बारे में लिखा भी था, तो फिर आपको एक अलग किस्म की लीडरशिप क्वालिटी एग्जिबिट करनी पड़ती है जी। मेरे ख्याल में बावजूद इसके कि कोई कानून नहीं था, अगर अरविंद केजरीवाल ने अगर सही लीडरशिप अगर दिखाई होती तो पुलिस भी इनके साथ काम कर रही होती, एलजी को भी अपने साथ रख रहे होते हैं, आई डोंट थिंक बहुत बड़ा इशू होता। देखिए हाँ, सिर्फ ये कह देना कि दूसरे स्टेट में भी लोगों ने हुआ है, हरियाणा में भी हुआ है, 4 लोगों को उनके अपॉइंटमेंट को रद्द किया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने। अभी 10 लोगों का मामला राजस्थान में भी चल रहा है और उसके बाद अगर कंप्लेन होगा तो उनके साथ भी ये होगा। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आप ये नहीं कर सकते हैं तो पीरियड नहीं कर सकते हैं। ये अलग बात है कि अब इनकी ये कोशिश होगी कि ये हाई कोर्ट जाएंगे। आज बहुत ही मतलब चालाकी से इन्होंने अपने जो फ्राइडे के जो पिटीशन है उसे वापस कर लिया। उसकी वजह ये थी कि उनको अब ये अगर आज ही अगर रिजेक्ट कर देते तो इनके पास कोई ग्राउंड नहीं होता, अंदेशा था कि हाई कोर्ट खारिज करेगा। बिल्कुल, और इसी वजह से और ये हाई कोर्ट खारिज कर देता तो इनके पास सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाना होता। तो ये देखिए आम आदमी पार्टी की अभी कोशिश ये होगी कि मामले को किसी तरह से टाला जाए। लेकिन अब चूंकि प्रेसिडेंट ने इसको अप्रूव कर दिया है तो ये तो एक्स एमएलए ऑलरेडी हो गए हैं, तो अब इनकी ये कोशिश होगी कि जल्द से जल्द अगर इनको रिस्टोर किया जाए, वरना इनके पास इलेक्शन फेस करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। अब इलेक्शन फेस करना इनके लिए आसान इसलिए भी नहीं है कि कौन आदमी सिर्फ 3 साल इतनी सारी मेहनत के बाद और 3 साल के बाद दोबारा इलेक्शन फेस करे। और जरूरी नहीं है, देखिए 2015 का मामला अलग था, जरूरी नहीं है कि इनको वही मैंडेट अब दोबारा से आ जाए। ठीक है, ठीक है। अब्दुल गफूर साहब हमारे साथ जुड़ गए। एक सवाल मैं लेना चाहूंगा, फिर मुझे ब्रेक पर जाना होगा। अब्दुल गफूर साहब, आरजेडी को, आपकी पार्टी को ऐसा क्यों लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं जो इस देश की हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही हैं? आप लोग भी एक तरह से सवाल खड़े करते हुए नजर आए आज इलेक्शन कमीशन के रवैये पर, प्रेसिडेंट के रवैये पर। देखिए, आजादी के बाद ये पहला घटना है जो बैक वक्त एक झटके में 20 एमएलए की सदस्यता को, मेंबरशिप को खत्म कर दिया गया और न चुनाव आयोग और न ही महामहिम राष्ट्रपति महोदय पीड़ित से बात सुनने के लिए वक्त दिया। और ये लगता है कि जो संवैधानिक संस्था है वो आज के तारीख में आज़ादी के बाद
सबसे बड़ा खतरा में पड़ गया और इसका एहसास हमें है। हमारा मानना है। ऐसा आपको क्यों लगा? इन विधायकों ऐसा आपको क्यों लगा? सिर्फ इस वजह से कि चुनाव आयोग ने जल्दी फैसला दे दिया? AK ज्योति साहब मंडे को रिटायर होने वाले थे, फ्राइडे को वो फैसला करके चले गए, इसलिए लगा? राष्ट्रपति ने संडे को फैसला कर दिया, इसलिए लगा? या और कोई वजह? नहीं, इसमें कोई तूफान नहीं आ रहा था। एक सरकार चलती है नियम से भी और परंपरा से भी, और राज्यों में भी संसदीय सचिव बनाने का रिवाज रहा है और बनाया जाता रहा है। कहीं बनता है, कहीं नहीं बनता है, लेकिन अगर उन्होंने इसको बनाया तो उनकी मजबूरी को, उनकी बातों को सुनना चाहिए, और अगर गैर संवैधानिक था तो फिर खत्म भी होता। लेकिन आज जो है हम लोगों को उम्मीद है और केजरीवाल साहब को भी उम्मीद है कि न्यायपालिका से उनको न्याय मिलेगा। चलिए ठीक है। अच्छा, ये नजदीकियां जो हैं आरजेडी और आम आदमी पार्टी के बीच की देखने को मिल रही हैं। पहले नीतीश कुमार से नजदीकियां देखने की मिल रही थी अरविंद केजरीवाल की, अब आरजेडी से नजदीकियां देखने को मिल रही हैं। आप लोग इस मुश्किल घड़ी में आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना पड़ा गोयल साहब, मैं आता हूं ब्रेक के बाद। और बड़ा सवाल यही है जो ब्रेक से पहले अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि अब मिनी इलेक्शन होने वाला है दिल्ली में, इसमें कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए, आम आदमी पार्टी को इसकी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन दिल्ली वालों के जहन में सवाल यह है कि अगर फिर से अब चुनाव हो रहा है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बीजेपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आम आदमी पार्टी की? छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हो रहे हैं हाजिर। तो आम आदमी पार्टी का क्या होगा, यह है बड़ा सवाल। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अक्षय मराठे हमारे साथ मौजूद हैं। अक्षय, दिल्ली वाले एक सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बार बार इलेक्शन उन्हें क्यों झेलना पड़ रहा है? अरविंद केजरीवाल की गलतियों की वजह से अब एक बार फिर इलेक्शन में जाना पड़ेगा। 6 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, फिर सारे विकास के काम रुक जाएंगे, फिर 2019 के इलेक्शन आ जाएंगे, फिर आचार संहिता की वजह से विकास के काम रुक जाएंगे। तो ये जो दिल्ली वालों को सहना पड़ रहा है आपकी गलतियों का नतीजा, ये क्यों? और क्या इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार इस मिनी इलेक्शन के लिए आम आदमी पार्टी ही है क्या? सर, मैं दिल्ली में घूम रहा हूं, मैं लोगों से बात कर रहा हूं, मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं कि दिल्ली के लोग इसको बुरी तरह से इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ गंदी राजनीति की है, गंदी सियासत के ऊपर उतरे हैं, और उन्होंने दोहरे मापदंड अपनाकर संविधान को पूरी तरह से सबवर्ट करके आम आदमी पार्टी के विधायकों को गलत और इलीगल तरीकों से सस्पेंड किया है। ये बात रही दिल्ली के लोगों की। लेकिन मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, क्योंकि ब्रेक लेने से पहले आपने कई सारे लोगों के सवाल लिए, लेकिन मेरा जवाब पूरा नहीं हो पाया। मैं 2 पॉइंट बस कहना चाहता हूं। एक पॉइंट ये है कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन है, SK शर्मा साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, इसका कोई पेक्यूनियरी गेन होता है तभी इसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। जिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की वो बात कर रहे थे जया बच्चन वाली, उसके बाद 2014 में एक और जजमेंट आया था जो ये कहता है, मैं एक आर्टिकल से पढ़ रहा हूं, PDT आचार्य जी जो है कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट है, उनके वायर में छपे हुए आर्टिकल से मैं पढ़ रहा हूं। Conveyance allowance, house rent allowance, traveling allowance are all ingredients of compensatory allowances not constituting profit। इसका मतलब ये है कि अगर आम आदमी पार्टी के उन विधायकों को ट्रैवल करने के लिए अलाउंस दिया गया हो, याद रखिएगा गाड़ी नहीं दी थी, किसी को भी गाड़ी देने का प्रावधान नहीं था। प्रावधान ये था कि अगर उनको काम के लिए कहीं जाना पड़ जाए तो वो अलाउंस उनको मिल जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बहुत क्लियर है इस पे कि कोई भी अलाउंस कॉम्पेंसेटरी नेचर का है, ना कि प्रॉफिट नेचर का। तो ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जब दिल्ली हाईकोर्ट ने हमारी किए हुए इन अपॉइंटमेंट्स को स्ट्राइक डाउन कर दिया था, वॉइड एब इनिशियो, तो वॉइड एब इनिशियो का मतलब है कि शुरू से ही जब से अपॉइंटमेंट हुई है उस दिन से लेकर ये अपॉइंटमेंट्स कभी हुए ही नहीं।
ये इसका लीगल मतलब बनता है। तो अगर ये लीगल मतलब इसका बनता है तो इलेक्शन कमीशन के सामने जो भी हियरिंग हो रही थी, मैं ये इस बात भी क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि जो 11 हियरिंग की बात हो रही है वो 11 हियरिंग इसी मुद्दे को लेकर हो रही थी कि जब हाईकोर्ट ने ऑलरेडी इसको सस्पेंड कर दिया है तो फिर मेंटेनेबिलिटी पे बात चल रही थी, क्या इलेक्शन कमीशन इस मुद्दे को सुनवाई कर सकती है कि नहीं कर सकती, इस पे हियरिंग चल रही थी। जब आखिरी हियरिंग हुई, आखिरी हियरिंग में हमें यह बताया गया कि अब हमने तय कर लिया है कि इलेक्शन कमीशन इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कि ये बात, इस बात की सुनवाई वो कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये तय कर लिया कि आप सुनवाई करेंगे, तो सुनवाई के लिए बुलाएंगे तभी तो सुनवाई होगी। उसके बाद सीधे चीफ इलेक्शन कमिश्नर AK ज्योति साहब ने रिटायरमेंट के 2 दिन पहले डायरेक्टली ऑर्डर दे दिए कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो फिर ये जो फसाड, ये ड्रामा कर रहे थे इलेक्शन कमीशन इतने महीनों से, वो उसका क्या मतलब हुआ कि अगर आज हम कह रहे हैं कि हमें हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं हो रहे, तो दिल्ली की जनता ये सब देख रही है, वो समझती है क्या हो रहा है। जनता के बारे में बहुत सारी गलतफहमी हो सकती है, जैसे 2014 के बाद आम आदमी पार्टी, लेकिन क्या इन्हीं आरोपों को लेकर अब चुनाव में जाने वाली है और इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा? तमाम मुद्दे उठेंगे। AK ज्योति साहब जो कि मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उनके सेक्रेटरी रहे, उन्होंने फैसला दिया, मंडे को रिटायर होने वाले थे, फ्राइडे को फैसला देकर चले गए, राष्ट्रपति संडे को इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, मौका ही नहीं मिलता आम आदमी पार्टी को अपनी सफाई देने का। ये आरोप लेकर जब वो चुनाव में जाएंगे तो इसका खमियाजा भुगतेंगे आप? समीर जी, पहले तो मैं एक बात बता दूं, जो SK शर्मा जी ने भी कहा और ये जो मेरे आम आदमी पार्टी के साथी उन्होंने भी कहा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के 3 नेचुरल इंग्रेडिएंट होते हैं। पहला नंबर 1 ऑफिस, नंबर 2 सरकारी व्हीकल, जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में इस पे चर्चा नहीं हुई, वो ये है कि जब आप सरकारी ऑफिस में बैठकर सरकारी डिसीजन की को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता में जब आप आ जाते हैं तो वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का। इसके अंदर ये जो ऑफिस, जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज बने, इन लोगों ने मीटिंगों में सिर्फ भाग ही नहीं लिया, मीटिंगों को चेयर किया, इन्होंने इंस्पेक्शंस किए और ये उस क्षमता में आ जाते थे जिससे कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आते थे। नंबर 2, ये जो झूठ यहां पर चैनल पे भी बार बार बोलते हैं, दिल्ली की जनता इनको पहचान चुकी है। 11 बार इलेक्शन कमीशन ने इनको मौका दिया। जब इनको लास्ट बार अपॉर्चुनिटी दी तो इनके विधायकों ने कहा कि हमने अपनी सबमिशंस दे दी है जो देनी थी। ये सब ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बेशर्मी के साथ ये चैनल्स पर बैठकर कहते हैं हमें मौका नहीं दिया। 2 साल से ये केस चल रहा है, 2 साल से दिल्ली की जनता इस ट्रायल को देख रही है, उसके बाद ये कहते हैं वो जून की एक तारीख बताते हैं, 20 या 22 जून की तारीख बताते हैं। उससे पहले जितनी मीटिंग उन्होंने सारे प्रूफ्स दिए, लेकिन जब व्यक्तिगत तौर पर विधायकों को बुलाकर उनसे बात करने का मामला था कि अब बुलाया जाएगा, तो वो नहीं बुलाया गया, फैसला उससे पहले हो गया। कुल मिलाकर ये मामला राइटिंग में दे चुके हैं कि हमारे को इससे ज्यादा सबमिशन नहीं करनी। मैं तो आम आदमी पार्टी का हूं, मान लेते कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मान लीजिए जब आप बोल रहे थे तो हम सुन रहे थे आपको। थोड़ा संयम रखिए, थोड़ा संयम रखिए भैया, दिल्ली की जनता भी आपको सुनेगी और सुनाएगी। आपने मेरे पे देखिए इलेक्शन कमीशन के बारे में झूठ बोल रहा हूं, इन लोगों की आप नियत देखिए। OP रावत जी पे इन्होंने सवाल उठाया, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। जब उन्होंने अलग कर लिया तो इनकी नियत देखिए, इन्होंने कहा कि फुल बेंच को हियर करना चाहिए। जब एक इलेक्शन कमिश्नर अलग कर लिया तो इन्होंने इसलिए उठाया ये प्रश्न क्योंकि इनकी नियत थी कि इसको हम लटकाएं। लेकिन ये देश का संविधान है, इस देश का जो बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है, बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान पर आप सवाल लेकिन गोयल साहब, आपको ये संविधान, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं, आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर सवाल उठा रहे हैं। आपको ये संविधान छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं याद आता? गोयल साहब सुनिए ना मेरी बात, आपको ये संविधान छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं याद आता, जहां पर आपने 11 विधायकों को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना दिया? राजस्थान में क्यों नहीं याद आता, जहां पर आपने 10 MLAs को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना दिया? वहां सब ठीक, आप करें तो सब सही, केजरीवाल करें तो बहुत बुरा। देखिए समीर, केजरीवाल कहेंगे तो आप करेंगे तो आप उन्हें कुकर्मी तक कह देंगे। देखिए समीर जी, जो दिल्ली की जनता ने, जैसे कि इन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता में ये प्यार देख रहे हैं, दिल्ली की जनता ने भी MCD में बताया कि किस तरह से इनके कुकर्मों का और जो इन्होंने दिल्ली के साथ खिलवाड़ किया, इनको जवाब दिया। पूरी देश की जनता, इन्होंने एक लेटर जारी किया कि पूरी देश की जनता प्यार करती है।
देश में जितनी जगह चुनाव लड़ा वहीं जमानत जब्त हुई। आप चुनावी मोड में चले गए। नहीं, मैं मोड में चले गए। दूसरी मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए आधार पर बात कर रहा हूं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वही काम आप कर रहे हैं तो बुरा नहीं है। नहीं, मैं समीर जी, जब हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में अगर कोई भी काम कानून के दायरे से बाहर हुआ है तो निश्चित रूप से वहां पर भी वो डिस्क्वालीफाई होंगे। लेकिन आपको ये समझना होगा कि छत्तीसगढ़ और दिल्ली में अंतर है। नहीं, वहां पे कैपिटल टेरिटरी अब मुझे मौका दीजिए। यहाँ पर इसके नियम लागू हैं, वहां पर राज्य के नियम लागू हैं। आपने बहुत समय लेकर खूब सारे आरोप लगाए, कानून को लेकर जो इनका मापदंड है वो ये कहते हैं कि हम दिल्ली के मालिक हैं। दिल्ली के लोगों ने इनको सेवक बनाकर भेजा है। ये आज मालिक बन गए, लेकिन आज संविधान ने बता दिया कि आप दिल्ली के मालिक नहीं है। दिल्ली का मालिक इस देश का संविधान है। दिल्ली का मालिक इस दिल्ली के सवा प्रेरणा जी लोग हैं। प्रेरणा दिल्ली के सेवक हैं, आपको सेवक बनकर रहना होगा। प्रेरणा जी, अब ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर हमला बोलने के बाद क्या छत्तीसगढ़ का नंबर है क्या? वहां पर बीजेपी ने जिस तरह से 11 विधायकों को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया, आज ही एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वहां पर रायपुर में, और इस मुद्दे को उठाया गया कि अब हम धावा बोलने जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की बहुत ही पैनी नजर है भारतीय जनता पार्टी पर भी और आम आदमी पार्टी पर भी। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कुकर्मों का जो हिसाब है वो हो गया है। छत्तीसगढ़ में भी जो ये 11 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए गए हैं, इसके खिलाफ भी आज वहां पर हम लोगों ने आवाज उठाई है। और सिर्फ यही नहीं, देश भर में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी तानाशाही चला रही है और आम आदमी पार्टी अपनी तानाशाही चला रही है, हम लोग पूरा उसको पुरजोर तरीके से उठाएंगे और कुछ भी गलत इस देश की जनता के साथ नहीं होने देंगे। क्योंकि ठीक है रिफत, कुल मिलाकर इस मामले को क्या इसी तरह देखना चाहिए? एक मिनट में जवाब दूंगा, एक मिनट में जवाब दूंगा। छत्तीसगढ़ में जो काम पंजाब बीजेपी की सरकार ने किया, वही केजरीवाल ने यहां पर भी करने की कोशिश की। क्योंकि हम छत्तीसगढ़ का मामला देख रहा था मैं, तो वहां पर भी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इन नियुक्तियों को अवैध ठहराया हुआ है। नोटिस भेजा जा चुका है, इलेक्शन कमीशन में शिकायत भी हो चुकी है 1 साल पहले, लेकिन इलेक्शन कमीशन चुप्पी साधे बैठा रहा उस पूरे मसले पर। इसमें तुरंत कार्रवाई हो गई, इसलिए सवाल उठने लगे। ये तो मतलब एज ए जर्नलिस्ट तो हम ये कह ही सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन का वाकई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इस पे यूनानिमिटी होनी चाहिए कि हम उसके रिस्पेक्ट करें जी। लेकिन आज चूंकि कांग्रेस भी उस पर सवाल उठा रही है, आम आदमी पार्टी भी उठा रही है, तो उसके पीछे एक बहुत जबरदस्त हिस्ट्री रही है, खासकर AK ज्योति के जमाने में। अब बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। गुजरात इलेक्शन के पहले आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश का डेट अनाउंस कर रहे हैं, और उसके बाद चूंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी को गुजरात जाना था, तो आपने डेट अनाउंस नहीं किया, चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वहां पे ये लग जाता। हालांकि दोनों की काउंटिंग एक दिन होने वाली थी। इसके अलावा भी बहुत सारे उसकी अगर आप लंबी फहरिस्त है उसकी, तो अगर उन पे अगर आज ये सवाल उठ रहा है, तो उसके पीछे एक बहुत जबरदस्त वजह है। आपने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया, मैं आपको हरियाणा का जिक्र कर रहा हूं कि ऑलरेडी पिछले साल जुलाई में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उनके 4 MLAs को उनकी अपॉइंटमेंट को रद्द कर दिया है। अब छत्तीसगढ़ में हुआ है ये चीज, तो एक सिलेक्टिव इंप्लीमेंटेशन जब आप करेंगे तो एक सवाल तो उठेगा इस पे। बात जब इलेक्शंस की आती है, देखिए कांग्रेस और बीजेपी का एक्साइटेड होना बहुत ही फितरी, आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते हैं। पिछले इलेक्शन में कांग्रेस के पास 0 सीट्स थी, बीजेपी के पास 3 से 4 हो गई, उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। लेकिन मैं थोड़ा सा गोयल साहब को थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा कि इन्होंने MCD का जिक्र किया। देखिए, इलेक्शन हमारे लिए एज ए जर्नलिस्ट तो बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत कंटेंट मिलता है, हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग टाइम होता है। लेकिन रियलिटी यह है कि जरूरी नहीं है कि जब आप MCD में आपने बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की थी, जरूरी नहीं है कि वो रेप्लिकेट आपको असेंबली इलेक्शंस में भी होगा। एक मिसाल मैं दूंगा, बवाना की 6 वार्ड्स में आपको जब MCD इलेक्शंस हुआ था, तो टोटल आपको सबसे बड़ी लीड थी, सब आपने जीता था, आपको टोटल 53,000 वोट्स मिले थे। कुछ ही हफ्तों बाद वहां पे बाई इलेक्शन होता है, आपको सिर्फ 35,000 वोट्स मिलते हैं, आप नंबर 3 पे जाते जाते बचे थे। तो देखिए, MCD को लेकर के पैमाना मत बनाइए। पॉलिटिक्स में एक हफ्ता बहुत लंबा अरसा होता है, उसके बाद से कांग्रेस भी एक बहुत रिसर्जेंट पार्टी की तरह उभरी है। अभी देखें कि यही होप है कांग्रेस को कि बार बार वो इलेक्शन यही चाहती है कि कम से कम का खाता खुलेगा उसको, क्योंकि वो बवाना में भी उसने काफी अच्छा ये किया था। तो सिलेक्टिव जब आप इंप्लीमेंटेशन कोई भी चीज करेंगे तो आप पे सवालिया निशान उठेगा। आखिर आज चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा या दूसरे जजेस पे सवाल है ना कि मतलब ये आम आदमी पार्टी भले ही सारे वादे खसमे करके आए, बड़ी बड़ी बातें करके आए, वो उससे तो सवाल पूछा जाएगा, इसीलिए ज्यादा सवाल भी पूछे जा रहे हैं आम आदमी पार्टी से। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस का क्या वो मॉरल ग्राउंड है कि वो इस तरह किसी को कुकर्मी ठहरा सके सिर्फ इस बिना पर जो काम खुद अपनी सरकारों में किया जा रहा है?
देखिए, बहुत 2 साल पहले मैं किसी आईआईटी में टॉक दे रहा था, किसी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के बारे में आपका क्या ख्याल है। मैंने कहा ही इज बिकम अ पॉलिटिशियन। सो पहले जो एक्टिविस्ट होते थे पॉलिटिशियन होते हैं, उनकी रियलिटी अलग होती है। लेकिन जब आप पॉलिटिक्स से पॉलिटिशियंस की बात करते हैं तो आई डोंट थिंक कि इंडिया में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यह कहने का हक है कि हमारा कुर्ता आपसे साफ है। एक हमाम में सब नंगे हैं, किसी की बुराई का पैमाना छोटा है, किसी का बड़ा है, लेकिन सब उसमें नंगे हैं और सब इसके जिम्मेदार हैं। ये उसकी किसी मुद्दे पे आप ले लें। अब ये अलग के बहस का मुद्दा है कि बुलाया नहीं बुलाया, उनको वो द ग्राउंड्स दिए नहीं दिए। अब ये जजेस का काम है, ये हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, चूंकि हमारे पास वो तमाम फैक्ट्स नहीं है। जो लर्नेड जजेस हैं, देखिए मेरी बहुत सारे लीडरों से बात हुई, उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी को कहीं बहुत ज्यादा होप है कि जब सुप्रीम कोर्ट में जो अभी नया एक रिफॉर्म्स हो रहा है और जजेस को एक रीअलाइन किया जा रहा है, बेंचेस बन रहे हैं, तो उसमें शायद इनके लिए एक सिंपैथेटिक फैसला आ सकता है और इसी वजह से वो बार बार सुप्रीम कोर्ट जाने की जो हायर कोर्ट्स में जाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, एसके शर्मा साहब, आपको लगता है कि दिल्ली जो है वो मिनी इलेक्शन की तरफ बढ़ रही है? अब इन 20 विधायकों को इलेक्शन में जाने के अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, या फिर अदालत से राहत मिल सकती है, या फिर यह मामला अदालत की चौखट पर पहुंचकर लंबा खिंच सकता है? और आम आदमी पार्टी की कुल मिलाकर स्ट्रैटेजी भी अभी यही नजर आ रही है कि जितना हो सके इस मामले को खींचो। सर, मैं एक प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। किसी साहब ने कहा गाड़ी इसलिए दी गई कि ताकि वो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सके। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसी नियुक्तियां हुई हैं जिनके काम ही कोई नहीं। 3 साल हो गए, 7 में से एक भी मंत्री ने ऑफिस ऑर्डर निकाल के ये नहीं कहा कि इस संसदीय सचिव ये कार्य करेंगे। ये पहले संसदीय सचिव हैं जिनके पास ना कोई फंक्शंस है ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। दूसरी बात देखिए, डिप्टी सीएम ने एक फाइल चलाई कि इट हैज बीन डिसाइडेड टू अपॉइंट द फॉलोइंग 21 MLAs एज पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी टू द मिनिस्टर्स शोन अगेंस्ट देयर नेम, कि यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित 21 व्यक्तियों को संसदीय सचिव बना दिया जाए। किसने निर्णय लिया है, कब निर्णय लिया है, क्या काबिलियत देखी है, क्या किसी एग्रीकल्चरिस्ट को लॉ मिनिस्टर बनाया है, किसी का बायोडेटा मांगा है? एक व्यक्ति ने निर्णय ले लिया, डिप्टी को कह दिया ऑर्डर निकालते, उसने ऑर्डर निकाल दिया। 21 नाम टिक कर दिए पेंसिल से कि इनके नाम लिख दो। क्या प्रशासन ऐसे चलता है क्या? आपने फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अभी मुझे कोई बता दे, आम आदमी पार्टी के अगर बैठे हैं तो मुझे मालूम नहीं, मैं देख नहीं पा रहा हूं, मुझे बता दें इनके फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बैठे हुए किसी मिनिस्टर ने ऑर्डर निकाल के बताया हमारे साथ ये काम करेंगे? उन्हें कहिए जरा वो ऑफिस ऑर्डर बता दें किसी मंत्री ने निकाला हो तो। 3 साल हो गए, पहली बात तो बता दीजिए कि ऑफिस ऑर्डर में कहा है कि आप ये काम करेंगे। पहली बात बोलिए अक्षय जवाब दे रहे हैं, मेरे को शर्मा जी दे रहे हैं अक्षय जवाब। अब साहब अब आप बोलने का मौका, बोलिए जी। पहली बात तो यह है कि इनको अपॉइंटमेंट करने का फाउंडेशन लॉजिक ये था कि मंत्रियों को मदद करने के लिए इनको बनाया गया। इसके कुछ ही महीनों में, 3 साल की बात कर रहे हैं, कुछ ही महीनों में हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया कि ये सारी अपॉइंटमेंट्स अवैध है। तो कुछ ही महीनों की बात थी, कुछ महीनों में ही पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज का मुद्दा वहीं पे खत्म हो गया। इसके बाद मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, मगर कुछ ही महीनों में हाईकोर्ट का ये निर्णय आ गया कि ये अवैध है। हाईकोर्ट के निर्णय आने के बाद ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज भी नहीं रहे। इसका ये मतलब बनता है कि पिछले 2.5 साल से ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज नहीं थे, इसके पहले भी नहीं थे। लेकिन हाईकोर्ट का 15 महीने तक रहे हैं ये, 15 महीने के बाद हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है। जी नहीं, मेरे को मेरी बात सर, मुझे मेरी बात इन्हें मालूम ही, मुझे मेरी बात, सर इनको मालूम ही नहीं है कि संसदीय सचिव क्या काम करते हैं। कि अगर आप अगर मुझे बात पूरी नहीं करने देंगे तो जवाब कैसे मिलेगा सर? मैं ये कह रहा हूं कि ऑर्डर बहुत क्लियर था। ऑर्डर ये कह रहा था कि 21 संसदीय सचिव इसलिए नियुक्त किए गए हैं कि वो मंत्रियों की मदद करेंगे अपने एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को पूरे करने में। और वो काम भी क्या कर रहे थे आपको शायद याद नहीं होगा क्योंकि काफी समय हो गया, लेकिन उस समय जो भी संसदीय सचिव थे वो सारे, अगर एग्जीक्यूटिव फंक्शन करते हैं तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो गया। क्या काम करता था वो? रात को जाके इंस्पेक्शंस, रात को जाकर के वो हॉस्पिटल की इंस्पेक्शन कर रहे थे कि हॉस्पिटल में सारे मरीजों को सही से दवा तो मिल रही है ना, उनको सही से इलाज तो हो रहा है ना। ये क्या कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है? ये वो मेहनत कर रहे थे दिल्ली के जनता के लिए, ये कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो सकता है?
तो ये तो कोई बात ही नहीं बनती कि ये इनका कोई ऑर्डर नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, बिल्कुल। अक्षय देखिए फिर वही मसला आ गया दिन कि पूरी रात ये जो विधायक थे ये क्या बिना पद के काम करने के लिए तैयार नहीं थे? प्लीज 5 सेकंड, जनता की सेवा के लिए तैयार नहीं थे। आपको कमरा देने की जरूरत क्या थी? सर मैं आपको 5 पद सेकंड देने की जरूरत क्या थी? बिल्कुल जी एसके शर्मा जी, जनता शर्मा जी आप कंप्लीट देखिए विधायक का जो एरिया, विधायक का जो एरिया होता है वो तो सर मैं ये कहना चाह रहा हूं अपने क्षेत्र में तो कर सकता है ना काम। ठीक है अक्षय शर्मा जी। सर इस पद का नाम क्या है? इस पद का नाम है संसदीय सचिव। संसदीय सचिव का मतलब होता है उस मंत्री के संसद से रिलेटेड कार्य करना। जैसे अरुण सिंह और अरुण नेहरू राजीव गांधी का संसद से रिलेटेड कार्य करते थे। मैं आपको समझा दूं, संसदीय सचिव कोई एग्जीक्यूटिव काम नहीं करता, संसदीय सचिव मिनिस्ट्री के काम नहीं करता, संसदीय सचिव मीटिंग अटेंड नहीं करता। वो केवल वो मंत्री जिसके पास कार्य ज्यादा होता है उसका सदन में काम बांट लेता है। बिल पेश करने के टेबल पे पेपर लेट ऑन दी टेबल देखने में केवल संसदीय काम करता है, तभी उसका नाम संसदीय सचिव रखा गया है। इन्होंने एग्जीक्यूटिव में खींच दिया उसको। संसदीय सचिव केवल संसदीय कार्य करता है। बेसिकली वो मिनिस्टर्स के असिस्टेंट हो गए थे जो कि सारा काम देखते थे। मनीष सिसोदिया का लेटर भी आपने पढ़ा होगा शर्मा जी, वो कह रहे हैं कि स्कूलों में जाके इंस्पेक्शन करता था कि भाई स्कूलों में ठीक तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टीचर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। ये काम संसदीय सचिव का है ही नहीं। सीट पर बैठा है या नहीं बैठा, गलत करते हैं वो। ये सारे काम वो कर रहे हैं। आई एम सॉरी, मनीष सिसोदिया को कुछ भी नहीं पता है। इनको संसदीय, लेकिन अल्टीमेटली इनको संसदीय प्रक्रिया आती ही नहीं हो गया ना। फिर एसके शर्मा साहब कुछ समय पहले कह रहे थे कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जैसी कोई पोजीशन दिल्ली में है ही नहीं। अगर आप कह रहे हैं कि दिल्ली में ऐसी कोई पोजीशन नहीं, तो आपको कैसे पता है इसकी पोजीशन की फंक्शंस क्या होती है? ये फंक्शंस तो हम तय करेंगे ना कि जो फंक्शन है, जो पोजीशन आप कह रहे हैं साहब मैं पार्लियामेंट से आया हूं, पोजीशन के मैंने 40 साल पार्लियामेंट में नौकरी की है। मुश्किल होगी क्या? मनीष सिसोदिया साहब का आपने लेटर पढ़ा होगा, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो ये सारे काम करता था। अब अगर ये काम नहीं होंगे तो जाहिर नुकसान जनता का होगा, तो उसका ठीकरा आप लोगों के सिर फोड़ा जाएगा। देखिए जनता का नुकसान तो वैसे ही हो रहा है। पिछले 3 सालों में जिस तरीके के हालात दिल्ली की जनता ने देखे हैं वो शायद कभी नहीं देखे होंगे। दिल्ली की जनता विकलांग बुजुर्ग पेंशन के लिए तरस रहे हैं। 3 साल से राशन कार्ड दिल्ली में नहीं बने हैं। कोई काम कोई डिपार्टमेंट ठीक से कर नहीं रहा है। दिल्ली का विकास एक तरीके से रुक गया है। और ये लोग पता नहीं संसदीय सचिव पद लेने के बाद क्या काम कर रहे थे, ये किसी को नहीं मालूम। पहले ये लोग 49 दिन में सरकार छोड़ के भाग गए, दिल्ली की जनता के ऊपर इलेक्शन का बोझ डाल दिया। अब इन्होंने 21 संसदीय सचिव बना दिए, अब फिर से दिल्ली की जनता को इलेक्शन का बोझ झेलना पड़ेगा। तो ये लोग पता नहीं किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, और जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली में राजनीति का स्तर गिरा दिया है वो दिल्ली की जनता देख रही है। और आने वाले चुनावों में इन्हें इस चीज का नतीजा भी देखने को मिलेगा। तो आपको लग रहा है कि मतलब इसी पूरी दिल्ली देख रही है पिछले 3 सालों में पानी का बिल माफ करना, बिजली का बिल अदा करना, सरकारी स्कूलों में इतना काम हुआ है। और दिल्ली की जनता का ने हमारे में विश्वास दिखाया भी है, और हमारा जो वोट परसेंटेज है वो लगातार दिल्ली में बढ़ रहा है। और हमें पूरी उम्मीद है दिल्ली ने जो 15 साल का सुशासन देखा है वो दिल्ली बहुत मिस कर रही है, और आने वाले चुनावों में दिल्ली की जनता का भरपूर समर्थन हम लोगों को मिलेगा। अब्दुल गफूर साहब, आप लोग संवैधानिक संस्थाओं पर तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये सलाह क्यों नहीं दे रहे कि भाई काम जो है हो रहा था वो नियम से कर लिया जाता तो दिक्कत नहीं होती? अब इस तरह से इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाकर, हाईकोर्ट पर सवाल उठाकर, राष्ट्रपति पर सवाल उठाकर साबित क्या कर लेगा कोई? देखिए ये मजबूरी में ये सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनी है केंद्र में, तब से लगातार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। और इसी वजह से इस मामले में भी लोगों को लग रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं का भारतीय जनता पार्टी और उनके बड़े नेताओं ने दुरुपयोग करके इन 20 विधायकों की सदस्यता समाप्त करवाई है। और दिल्ली की जनता को ये फिक्र है कि आज देश के अंदर आज़ादी के बाद कई हुकूमत बनी, लेकिन किसी हुकूमत में इस तरह के संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं हुआ था जो आज हो रहा है। तो आने वाले चुनाव में जो दिल्ली की जनता पर चुनाव थोपा जा रहा है, तो दिल्ली की जनता इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देगी। गोयल साहब, अभी तक सीबीआई और ईडी पर सवाल उठाते थे आरजेडी वाले, अब कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस है हमारे देश के, अब उस पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है।
जो आप लोगों ने काम किए उनको बताने की कोशिश है। और 2019 की तैयारी दिख रही है मुझे तो। देखिए, आम आदमी पार्टी और आरजेडी में काफी समानताएं हैं और वो सामने नजर भी आ रही है। देखिए, ना तो लोकतंत्र खतरे में है, ना संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं। असल बात यह है कि बिहार में आरजेडी खतरे में है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी खतरे में है। दूसरी आम आदमी पार्टी कहां खतरे में है? देखिए, आप अभी अगर ये 20 के 20 भी चुनाव में वापस जीत कर नहीं आ पाते तो भी 46 सीटें हैं। मैं यही कह रहा हूं। पार्टी देखिए 36 में सरकार बन मैं अक्षय जी को यही कह रहा हूं। देखिए, आप मोदी जी को गालियां दें, आप भारतीय जनता पार्टी को गालियां दें, लेकिन इस दिल्ली के 2.25 करोड़ लोगों ने क्या कसूर किया है? अभी आप वो मनीष सिसोदिया जी ने लेटर लिखा के स्कूल में जाते थे, हॉस्पिटलों में जाते थे। अब आप ये देखिए कि इन्होंने कहा था कि हम 500 नए स्कूल बनाएंगे। अब ये अपनी तो आप लोग काम नहीं करने दे रहे ना। आप सुनिए तो सही, आम आदमी पार्टी की सरकार को आप लोग काम ही नहीं करने दे रहे। आरोप तो यही है आपके ऊपर सबसे बड़ा। समीर जी सुनिए तो सही, ये कहते हैं हमने 2000 नए कमरे बना दिए स्कूलों में। आज हालत ये है जो कांग्रेस के टाइम आप भैया सुन लीजिए अक्षय जी, आप सुनेंगे तो थोड़ा दिल्ली की जनता को भी तसल्ली लगेगी कि आप सुनते हैं। सुनिए, आप इन्होंने कहा 2000 हमने नए कमरे बना दिए। आज जब कांग्रेस की दिल्ली में सरकार थी उसमें 3 साल हुए, 1.5 लाख बच्चे दिल्ली सरकार के स्कूलों के बच्चे 1.5 लाख कम हो गए हैं। अब आप इनसे बताइए, ये विधायक कौन से स्कूलों में जाते थे? ये हॉस्पिटलों की बात करते हैं, लेटर में लिखा के हॉस्पिटलों में जाते थे। मैं इनकी फैक्ट शीट इनके सामने रख रहा हूं। इन्होंने कहा था हम नए हॉस्पिटल बनाएंगे। इन 3 सालों में बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दिल्ली के अंदर 798 बेड सरकारी हॉस्पिटल जो दिल्ली सरकार के उसमें कम हो गए। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दिल्ली की जनता ने कोई पाप नहीं किया है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की हालत नहीं सुधरी आपके हिसाब से? मैं कह रहा हूं दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत नहीं सुधरी। 1.5 लाख बच्चे कम हो गए, मतलब वो पब्लिक स्कूलों में मतलब ये सारे झूठे दावे किए जा रहे हैं। आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। इन्होंने काफी समय लेके दिल्ली सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर दिया है। ये रात भर क्या करते थे स्कूलों में? ये हॉस्पिटलों में रात भर घूम घूम के क्या करते थे? क्या वहां पे क्या अक्षय जी, कुल मिलाकर चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं भैया, चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है भैया। दिल्ली की जनता से समीर जी जो काम है वो दिल्ली की जनता ने बड़ा आपको सर पे बिठाया, वोट दिया। ठीक, ये बदला मत लो। मोदी जी को गाली दो, अक्षय जी, जनता पार्टी को गाली दो। समीर जी, दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार से बेहद खुश है। 3 साल में दिल्ली में शिक्षा क्रांति करके दिखाई है आम आदमी पार्टी की सरकार ने। अब ये जो टेक्निकल चीजें थी जो आप यहां बैठकर गिना रहे थे, ये आप दिल्ली की जनता को कैसे समझाएंगे? दिल्ली की जनता तो समझ चुकी है। दिल्ली की जनता को हमें यह समझाने की जरूरत नहीं है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। दिल्ली की जनता 3 साल से देख रही है कि हमारे सारे मंत्री, हमारे सारे विधायक कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं। 3 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों का हुलिया बदल के दिखा दिया मनीष सिसोदिया जी ने। 3 साल में पानी 309 नए कॉलोनियों में पहुंचा दिया, तो कांग्रेस ने 15 साल तक नहीं कर पाई। मोहल्ला क्लिनिक 160 मोहल्ला क्लिनिक बनाए जहां पे कांग्रेस के टाइम एक भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर चलता तक नहीं था, लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता था। दिल्ली के लोग 3 साल में देख रहे हैं पानी के बिल माफ हुए। 3 साल में एक बार भी बिजली का बिल नहीं बातें शुरू होगी। लेकिन शर्मा जी, ये दिल्ली की जनता देख रही है। मैं आपसे चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि इस मामले को किसी भी तरह आप खींचा जा सकता है, या फिर अब मिनी इलेक्शन के अलावा और कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है आगे आपको? बहुत छोटा सा कमेंट सर। ये मामला ज्यादा लंबा नहीं चलेगा और इनको सुप्रीम कोर्ट से भी मेरे हिसाब से कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। उसके 3 कारण हैं। नंबर 1, राष्ट्रपति का निर्णय फाइनल होता है। नंबर 2, इनके पास कोई ग्रीवेंसेस नहीं है। ग्रीवेंस अगर होना चाहिए तो पिटिशनर को होना चाहिए, जिसने 3 साल पहले पिटीशन फाइल की और 3 साल तक एडियां रगड़ता लगा, उसको न्याय नहीं मिला। और तीसरी बात यह कि इनके किस मुंह लेकर जाएंगे ये सुप्रीम कोर्ट के पास? वो कहेगी अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाओ, आप बने क्या थे? क्योंकि ऐसा तो कोई पद ही नहीं है किसी कानून में संसदीय सचिव का। आपने 21 बना दिए, 42 क्यों नहीं बना दिए? बस यही कमेंट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होंगी ऐसी उम्मीद नजर नहीं आ रही कि अदालत से भी बहुत बड़ी कोई राहत मिलने वाली है आम आदमी पार्टी को। कुल मिलाकर इलेक्शन के आसार जरूर नजर आ रहे हैं इन 20 सीटों पर। अब जनता को फैसला करना है कि किसके साथ नाइंसाफी हुई और किसने
की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें ईटीवी उर्दू।